हेलो एवरीवन। आज जो क्लास हम करने जा रहे हैं वो आपका जेपीएससी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। झारखंड में जितने भी भूमि संबंधित कानून हैं जो बहुत ही जरूरी है उसमें से एक है आपका संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट ऑफ 1949 और एक है आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। दोनों से आपके 5-5 सवाल पूछे जाते हैं जेपीएससी में और वो कितने होते हैं तो 10 मार्क्स के। ये जो क्लास है ये क्लास हमारी ठीक है सीमित होगी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तक। और चैप्टर 1 के अंदर जितने भी डेफिनेशंस है हम उन डेफिनेशंस को बहुत ही एलोबरेट तरीके से डिफाइन करेंगे और समझेंगे। और साथ में आपका चैप्टर 2 जिसमें आपका क्लासेस ऑफ टेनेंट्स उसके बारे में दी गई है। इसके अलावा हम एक ब्लूप्रिंट देखेंगे कि हमें इस एक्ट को आगे कौन से चैप्टर्स और किस तरीके से करने हैं। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो एक्ट है आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, सबसे पहला सवाल होता है और सबसे आसान सवाल कि ये जो एक्ट है ये एक्ट आपका आया कब है। तो ये एक्ट आपका आया किस वर्ष में है 1908 में। ठीक है। सेकंड होता है कि ये बंगाल का एक्ट नंबर कितना था। तो इट इज सीएनटी एक्ट। ये क्या है बंगाल का एक्ट नंबर 6 ऑफ 1908। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है वो आपका क्या है कि जो सीएनटी एक्ट है इसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट या फिर इसकी लागू होने की तिथि जो है वो क्या है। व्हाट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो वो आपका कब है 11 नवंबर 1908, नवंबर 11 1908। लेकिन इसे गवर्नर जनरल की असेंट कब मिल गई थी, मतलब डेट ऑफ एनेक्टमेंट हम किसे बोलेंगे तो वो आपका है अक्टूबर 29 1908। पहले आपका अगर पूछा जाता है तो ये पूछा। अब ये जो एक्ट है ये एक ऐसा एक्ट था जिससे जिसके तहत इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है, पूरे झारखंड क्षेत्र में संथाल परगना डिवीजन को छोड़ करके बाकी क्षेत्र में जितने भी पुराने एक्ट्स थे उन सारे एक्ट्स को कुछ प्रोविजंस को अमेंड की गई। ठीक है। और सारे एक्ट्स को एक साथ कंसोलिडेट करते हुए इस एक्ट को एनेक्ट किया गया जो लगभग लगभग ठीक है भूमि संबंधित जितने भी प्रोविजंस हैं उन हर प्रोविजंस को ये एक्ट जो है वो अपने में कंसोलिडेट करके रखा हुआ है। अब इसे हम एलोबोरेट तरीके से और देखते हैं कि ये जो आपका एक्ट है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, इस एक्ट में चैप्टर्स कितने हैं। तो इस एक्ट में अगर हम चैप्टर्स देखें तो चैप्टर्स आपके कितने हैं 19। शेड्यूल्स कितने हैं, दो शेड्यूल्स हैं। और टोटल सेक्शंस अगर देखें तो सीएनटी एक्ट के तहत हमें टोटल 271 सेक्शंस मिलते हैं। क्या ये जरूरी है कि पूरे 271 सेक्शंस को पढ़ना है, तो नहीं। हम एग्जाम पर्पज से देखेंगे जो हमें जरूरी लगेगा। आगे देखते हैं कि ये जो आपका दो शेड्यूल है इसमें एक शेड्यूल है आपका शेड्यूल ए और एक शेड्यूल है आपका शेड्यूल बी। इन दोनों शेड्यूल में शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में उन एक्ट्स को, ठीक है, रिप्रेजेंट की गई है, उन एक्ट्स को रखा गया है जिन एक्ट्स को सीएनटी एक्ट 1908 आने के पश्चात जिन्हें, ठीक है, रिपील कर लिया गया, जिन्हें वापस ले ली गई। ठीक है। तो शेड्यूल ए के अंदर क्या है तो द एक्ट्स एंड द नोटिफिकेशंस व्हिच आर रिपील्ड इन द छोटा नागपुर डिवीजन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1। मतलब जब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 में आपका रिपील दिया हुआ है। तो हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका कौन सा है शेड्यूल बी। अब ये आपका लिस्ट है पूरे चैप्टर्स का कि इस पूरे एक्ट में आपके कितने हैं, ठीक है, 19 चैप्टर्स हैं। तो कभी कभी अगर जेपीएससी चाहे तो वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है चैप्टर्स को, मतलब डायरेक्टली बोल सकता है कि जो क्लासेस ऑफ टेनेंट्स है ये किस चैप्टर में है, ठीक है, या फिर ऑक्युपेंसी राइट्स ये किस चैप्टर में दी हुई है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के लिस्ट को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लें। आगे देखते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका प्रीलिमिनरी। और ये ऑलमोस्ट जितने भी एक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें से पहला जो चैप्टर होता है वो आपका यही होता है। इस पूरे चैप्टर में आपके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट दिया हुआ है। सेक्शन 2 में रिपीलमेंट है और सेक्शन 3 आपका डेफिनेशंस है। तो सेक्शन 1 अगर हम देखें तो सेक्शन 1 में आपका क्या है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है कि ये जो एक्ट जो हम एनेक्ट कर रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा। तो ये आपका सब क्लॉज 1 में मीन सेक्शन 1 का सब क्लॉज 1 ये क्या कहता है कि दिस एक्ट विल बी नोन एज या फिर विल बी कॉल्ड एज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 और यही इस एक्ट का क्या होगा नाम होगा। अब ये एक्सटेंट क्या है तो एक्सटेंट का मतलब है विस्तार, कि ये जो एक्ट है सीएनटी एक्ट ये किस किस क्षेत्र में फैली हुई रहेगी। तो अगर हम इसके एक्सटेंट की बात करें तो ये जो एक्ट है ये आपका छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन मतलब पूरा आपका नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन,
साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, पलामू डिवीजन, और आज के समय पे अगर हम देखें तो ये कोलाहन डिवीजन जो है यहां भी इंप्लीमेंटेड है। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र को छोड़ करके बाकी पूरे झारखंड में आपका कौन सा एक्ट इंप्लीमेंट है, भूमि संबंधित कौन सा एक्ट रहेगा, सीएनटी एक्ट। इसके अलावा कोई भी अगर एरिया है जो झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2002 इसके एनेक्टमेंट के कारण कोई भी एरिया अगर इसके अधीन आ रहा हो तो वो भी आपका इस एक्ट के अंदर आएगा, जिसमें म्युनिसिपैलिटी एरियाज, नोटिफाइड एरिया कमिटी, ठीक है, ये सारे आपके इस एक्ट के अधीन आएंगे। उसके अलावा बिहार एंड ओडिशा एक्ट ऑफ 1922 इसके अधीन कोई भी मान लेते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर कोई, तो वो भी सारा उसमें जो भूमि है वो सारी भूमि सीएनटी एक्ट के अंदर ही सारी, ठीक है, इन्वॉल्व की हुई है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 जो है सीएनटी एक्ट का सेक्शन 2 जो है ये एक्ट आपका, ये आपका क्या बताता है, रिपीलमेंट या फिर रिपील। रिपील का मतलब होता है वापस ले लेना। कि अगर कोई भी एक एक्ट अगर आ रही है उसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो पुरानी जो एक्ट्स है जिनके संबंधित, जिन एक्ट्स के तहत भूमि को संरक्षित की गई थी या फिर भूमि संबंधित कानून उस जगह पे आपके इंप्लीमेंट थे, तो इस एक्ट के आने के बाद उन सारे कानून को, पुराने कानून को क्या किया जा रहा है, वापस ले लिया जा रहा है। और ये किस सेक्शन के तहत ली जा रही है, तो सेक्शन 2 के तहत। तो सेक्शन 2 क्या कहता है, रिपील मीन्स द एक्ट्स एंड द नोटिफिकेशंस व्हिच आर मेंशन्ड अंडर शेड्यूल ए as well as शेड्यूल बी आर हियर बाई रिपील्ड। वो क्या कहलाएंगे, वो रिपील्ड होंगे। अब शेड्यूल ए में क्या है, तो शेड्यूल ए में कुछ आपके, ठीक है, छोटा नागपुर डिवीजन में जो आपके एक्ट्स, ठीक है, इंप्लीमेंट थे उन सारे एक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। तो यहां पे आपके टोटल 5 एक्ट्स हैं। इन सारे एक्ट्स को सीएनटी एक्ट के आने के बाद क्या किया जा रहा है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 के तहत इन सारे एक्ट्स को रिपील कर लिया जा रहा है, वापस ले ली जा रही है। ठीक है, अब ये एक्ट्स जो होंगे सीएनटी एक्ट आने के बाद ये सारे एक्ट्स अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आपका है शेड्यूल बी। तो शेड्यूल बी में क्या है कि उस समय झारखंड जो है, पूरी झारखंड आपका छोटा नागपुर डिवीजन में नहीं था, वो और भी डिविजन्स में आते थे। तो इसमें से आपका जो सिंहभूम डिवीजन मतलब डिस्ट्रिक्ट मींस ये जो एक्ट्स हैं, ये एक्ट्स आपके इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट थे। तो ठीक है, रिपील्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धनबाद, पलामू, ईचागढ़, चांडिल पुलिस स्टेशन एंड सिंहभूम पुलिस स्टेशन। कि ये जो पुलिस स्टेशन है, इन पुलिस स्टेशन में ये जो एक्ट्स हैं, ये सारे एक्ट्स जो थे वो आपके इंप्लीमेंट थे। तो शेड्यूल बी के तहत और सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के तहत इन सारे एक्ट्स को क्या किया जा रहा है, रिपील कर लिया जा रहा है, वापस ले ली जा रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका वो है सेक्शन 3। तो एक क्वेश्चन आपका नॉर्मली है कि जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस किस सेक्शन में दी हुई है सीएनटी एक्ट में, तो वो आपका कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 3 में। या फिर सेक्शन 3 में क्या है, तो उसमें क्या है, डेफिनेशंस है। सीएनटी एक्ट के तहत टोटल 30 डेफिनेशंस दिए हुए हैं, लेकिन हमें सारा नहीं, जो जो जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे क्वेश्चंस बनाई जा सकती है हम उन सारे को देखेंगे। अब आ जाता है पहला एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल ईयर अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चरल ईयर सीएनटी एक्ट के तहत, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल ईयर है जिसे हिंदी में कृषि वर्ष बोलेंगे, तो ये आपके 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कृषि वर्ष कितने हैं, तो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा, तो एक है आपका कोई भी अगर उस लोकल एरिया में कोई भी एक साल कृषि वर्ष के रूप में जो उस लोकल एरिया में प्रिवेल कर रहा होगा, एग्जिस्टेंस में होगा, तो उस पर्टिकुलर साल को राज्य सरकार अगर चाहे तो उसे मान्यता दे सकती है। ठीक है, नोटिफिकेशन इशू कर सकती है कि इस साल को हम क्या कर रहे हैं, कृषि वर्ष के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तो वो साल आपका सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहलाएगा, कृषि वर्ष कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई एक भूमि है जिस भूमि का भूस्वामी जो है, लैंडलॉर्ड जो है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो कृषि वर्ष शुरू होगी वो आपका अप्रैल का 1st डे से शुरू होगा। तो 2 आपका है, एक कोई लोकल कस्टम्स ट्रेडिशंस, उसके अनुसार कोई भी एक प्रिवेलिंग, ठीक है, ईयर एग्रीकल्चरल ईयर, उसे क्या कर सकती है, राज्य सरकार मान्यता दे सकती है और उसे हम सीएनटी एक्ट के 3 सब क्लॉज 1 के तहत कृषि वर्ष मानेंगे। इसके अलावा अगर कोई भूमि है जिस भूमि का भूस्वामी लैंडलॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट है, तो मेरा कृषि वर्ष जो शुरू होगा वो आपका अप्रैल के 1st डे से होगा। अगर यही चीज अगर हम एसपीटी एक्ट में देखें, तो एसपीटी एक्ट में आपका सेक्शन 4 में डिफाइन किया हुआ था कृषि वर्ष को। ठीक है, सेक्शन 4 के सब क्लॉज 2 में, और ये आपका टोटल 4 प्रकार के थे जो आपका कृषि वर्ष डिफाइन किया गया था एसपीटी एक्ट में। ये आपके कितने थे, तो टोटल 4 प्रकार के थे। 4 प्रकार कौन कौन सा था, तो अगर कोई एक एरिया है जिस एरिया में आपका बैसाख मतलब ये आपका बांग्ला कैलेंडर फॉलो हो रहा हो, तो उसमें बैसाख का पहला दिन। अगर कोई एक एरिया ऐसा हो जिस एरिया में आपका, ठीक है,
ये फसली कैलेंडर फॉलो हो रहा हो, तो कोई एक एरिया जिसमें फसली साल फसली कैलेंडर फॉलो हो रहा है, तो उस केस में आपका कौन सा होगा? आसीन का पहला दिन। और अगर कोई एक एरिया जिसमें भूस्वामी लैंडलॉर्ड जो है वो कौन है, तो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उस केस में भी आपका 1 अप्रैल से ही शुरू होता था। और इसके अलावा लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस के रिगार्डिंग कोई भी एक ईयर को स्टैब्लिश अगर किया जा रहा है जो वहां पे लोग मान रहे हैं, तो राज्य सरकार उसे मान्यता दे सकती है। ये आपका किसके तहत था? एसपीटी एक्ट के तहत, जो आपका सेक्शन 4 के सब क्लॉज 2 में डिफाइंड है। और अभी हम लोग किस में देख रहे हैं? तो सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सीएनटी एक्ट में ये कहां पे डिफाइंड है? आपका 3 का सब क्लॉज 1 में। मैं कोशिश करूंगा कि एसपीटी एक्ट के साथ रिलेट करते जाएं। ठीक है। अब आता है आपका भुगत बंद मॉर्टगेज। तो भुगत बंद मॉर्टगेज आपका क्या होता है? तो भुगत बंद मॉर्टगेज आपका होता है ट्रांसफर ऑफ राइट, कि खेती करने का जो अधिकार है, कल्टीवेशन करने का जो अधिकार है, हम उस अधिकार को क्या कर रहे हैं? किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर समय के लिए। जैसे मान लेते हैं कि आर जो है वो एक रैयत है, ठीक है, और इसे जो है मान लेते हैं कोई एक जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, या फिर कोई एक बैंक है, उससे क्या करनी है? मान लेते हैं कि ये जो आर है उसे एक लोन चाहिए, आर जो है उसे एक लोन चाहिए। मान लेते हैं ये लोन, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लोन आपका 5,000 रुपए की है। अब ये जो लोन है दोनों डिसाइड करते हैं कि ये कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए है। अब ये जो 5,000 का अमाउंट है, मान लेते हैं सारे इंटरेस्ट के साथ जोड़ करके ये कितने हो जा रहा है? 6,000 रुपए हो जा रहा है। तो भुगत बंद के तहत यही होगा कि ये जो रैयत है ये क्या करेगा कि अपना ये पूरा का पूरा जो है वो इस रैयत का होल्डिंग है, तो अपने पूरे होल्डिंग का कुछ हिस्सा ये क्या करेगा? इसका जो राइट होगा, इस राइट को, इस पूरे होल्डिंग के राइट को, मींस पूरे होल्डिंग के कुछ हिस्से के राइट को क्या करेगा? बी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बी के पास अधिकार है कि इस 5 साल के लिए वो भूमि के इस टुकड़े में, भूमि के इस हिस्से में खेती कर सकता है। ठीक है। और खेती करने के बाद जो उपज होगा, जो रेवेन्यू यहां से जनरेट होगी, जो रेवेन्यू यहां से जनरेट होगा, इसी रेवेन्यू से इस 6,000 रुपए की वसूली करनी है। ये क्लियर है? और 5 साल के बाद जैसे ही ये समय जो है वो खत्म हो जाएगी, ये भूमि वापस से किसके पास चली जाएगी? ये जो राइट है, ये राइट वापस से किसके पास चला जाएगा? रैयत के पास। यहां तक क्लियर है? तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? भुगत बंद मॉर्टगेज। कि ये जो भूमि है इसे मॉर्टगेज के रूप में, ठीक है, जिससे हम लोन ले रहे हैं उसके पास रखे हुए हैं। और कंडीशन यहां पे यही है कि जो भी लोन लिया जा रहा है, इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आपका इस पर्टिकुलर लैंड के रेवेन्यू से वसूल की जाएगी। और पूरा 5 साल खत्म होने के बाद इस रैयत को कोई अमाउंट इसे पे करने की जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं भुगत बंद मॉर्टगेज। मीन्स क्या है? कि ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट, की जो भी टेनेंट है वो अपने उस भूमि के इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जिससे वो लोन ले रहा हो। किस पर्पस के लिए ट्रांसफर कर रहा है? तो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग, ठीक है, अ पेमेंट ऑफ मनी इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ लोन। किस कंडीशन पे ले रहा है? दैट द लोन अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट shall be deemed to be extinguished, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। किससे? फ्रॉम द प्रॉफिट्स दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द टेनेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मॉर्टगेज। कि जो भी पीरियड है उस पीरियड के बीच में आपका क्या होगा कि ये आपका वसूल हो जाएगा। अब बात यहां पे आता है, ठीक है, कि ये जो पूरा का पूरा ये कितने सालों के लिए, सीएनटी एक्ट के तहत कितने साल के लिए इसे हम क्या कर सकते हैं? भुगत बंद के रूप में रख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आपका समय है, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड, जिस पीरियड के लिए हम किसी भूमि को भुगत बंद में रख सकते हैं, तो सीएनटी एक्ट में ये कितना है? 7 ईयर्स। और यही चीज अगर हम एसपीटी एक्ट में देखें तो ये आपका कितना है? 6 ईयर्स। ये कितना है? 6 ईयर्स। और एसपीटी एक्ट में डिफाइन की हुई है भुगत बंद को, और दोनों में आपका डेफिनेशन सेम है। और आपका भुगत बंद के जितने भी प्रोविजन है वो आपका एसपीटी एक्ट में सेक्शन 21 में दिया हुआ है। और मैक्सिमम टाइम आपका कितना रखा गया है? 6 ईयर्स। और जो भूमि है उस भूमि का मैक्सिमम कितना हिस्सा हम मॉर्टगेज के रूप में रख सकते हैं? तो एसपीटी एक्ट में ये दी हुई है कितनी? मैक्सिमम 1/4 जो भूमि है वो आप रख सकते हैं। किस फॉर्म में? भुगत बंद के फॉर्म में। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आपका है बोर्ड। तो बोर्ड का मतलब कोई भी रेवेन्यू बोर्ड जिसे गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। फिर आपका क्या है? बैंक। 3A में आपका क्या डिफाइन किया हुआ है? बैंक। बैंक का मतलब यही होता है कि जब भुगत बंद में हम कोई भी भूमि को रख रहे हैं तो वो आपका आज के समय में एक बैंक में रखा जाता है। तो इसीलिए बैंक को हम डिफाइन किए हैं। तो ये आपका सारा, ठीक है, जो भी एक्ट्स है बैंक के रिगार्डिंग, उन सारे एक्ट्स को मेंशन किया हुआ है। और कोई भी बैंक जो है वो इसके बाहर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो भी बैंक्स आपके मेंशन है वो आपका सेक्शन, मतलब सीएनटी एक्ट के तहत, ठीक है, आपका सेक्शन 3A में डिफाइंड है। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मली ये सारा सिविल जेल क्या होता है।
तो नॉर्मली जेल से आप समझ सकते हैं कि जहां पे क्या है, कैदियों को रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक जेल बना हुआ होता है। इसके अलावा अगर राज्य सरकार चाहे तो कोई भी एक सेपरेट प्लेस को वो क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है राज्य सरकार। ठीक है, जिस किस लिए, तो फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ, ठीक है, प्रिजनर्स, के प्रिजनर्स को कन्फाइन करने के लिए किसी भी एक क्षेत्र को राज्य सरकार घोषित कर सकते हैं, और उसे एसपीटी एक्ट के 3 क्लॉज सब क्लॉज 5 के तहत हम क्या बोलेंगे, सिविल जेल। नेक्स्ट हम देखते हैं कमिश्नर या फिर जुडिशियल कमिश्नर। ये भी आपका बहुत जरूरी नहीं है। तो कमिश्नर या जुडिशियल कमिश्नर कौन है, तो वो है जो छोटा नागपुर डिवीजन जो है, इस पूरे डिवीजन के कमिश्नर या फिर जुडिशियल कमिश्नर के रूप में काम करेंगे, और जिसे अपॉइंट कौन करेगी, राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। किस लिए अपॉइंट करेगी, टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ कमिश्नर और जुडिशियल कमिश्नर। तो उसे ही इस एक्ट में हम कमिश्नर या जुडिशियल कमिश्नर मानेंगे। फिर आपका कौन है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर ऑप्शन फ्रेम किया जाए। तो सीएनटी एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर जो है वो कौन होंगे। ऑप्शंस में आपका ये स्टेटमेंट्स दिया जा सकता है कि एनी रेवेन्यू ऑफिसर और अ डिप्टी कलेक्टर हु इज एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मींस कोई भी एक रेवेन्यू ऑफिसर या फिर कोई एक डिप्टी कलेक्टर जिसे राज्य सरकार जो है वो ये अधिकार दे रही है, ठीक है, कि वो एक डिप्टी कमिश्नर के रूप में सीएनटी एक्ट के प्रोविजंस में, ठीक है, मतलब कोई भी इशू को अगर डील करना हो तो वो एक डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम कर सकता है। तो वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है या डिप्टी कलेक्टर है वो इस एक्ट के तहत क्या कहलाएंगे, डिप्टी कमिश्नर कहलाएंगे। इसके अलावा अगर डिप्टी कमिश्नर जो है, अगर इनका कार्यभार मान लेते हैं कि बहुत बर्डन है हर एक कार्य से, तो ये अपना कुछ काम जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, किनके पास, डिप्टी कलेक्टर के पास, कोई एक पर्टिकुलर जनरल या स्पेशल ऑर्डर के तहत। तो तब ये जो डिप्टी कलेक्टर है वो क्या कहलाएंगे, इस एक्ट के लिए डिप्टी कमिश्नर। और ये दोनों स्टेटमेंट दिया जा सकता है, और आंसर आपका क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपका आता है एनहेंसमेंट और एनहेंस्ड। तो ये जो वर्ड है ये आपका बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अगर हम देखते हैं एनहेंसमेंट या फिर एनहेंस्ड, तो नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना। लेकिन आप ये पार्ट में अगर जाएंगे, इस फर्स्ट पार्ट को अगर देखेंगे, तो ये कंप्लीटली आपको कंफ्यूज कर देगा। जो आपको लगेगा कि ये पूर्ण रूप से सही है, मतलब अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कि एज पर सीएनटी एक्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस एनहेंसमेंट और अनहेंस्ड, और ऑप्शन में आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा एन इंक्रीज ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द लैंड हेल्ड बाय द रैयत, ये आपका दिया हुआ रहेगा। पूरा भी दिया जा सकता है या इतना भी दिया हुआ रहेगा तो भी, तो मैक्सिमम लोग जो है वो इसी को टिक करके आएंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है, एन इंक्रीज ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द लैंड हेल्ड बाय अ रैयत। लेकिन यही आपका इस डेफिनेशन का कैच पॉइंट है, ये आपका शुरू में ही क्या है, डू नॉट इंक्लूड। तो एनहेंसमेंट के डेफिनेशन में अगर कोई भी रेंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो आपका एनहेंसमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, कि मान लेते हैं कि कोई एक रैयत था, उसने ये लैंड को क्या किया था, होल्ड करके रखा था। अब मान लेते हैं कि इसके नाम पे ये आपका कोई वेस्ट लैंड है, अब इस वेस्ट लैंड को भी क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर मिला दे रहे हैं, मतलब इसी रैयत के अथॉरिटी में लेके आ जा रहे हैं, इसी के नाम पे इसे सेटल कर दी जा रही है। तो भूमि के बढ़ जाने के कारण इसका रेंट भी इंक्रीज होगा। तो क्या उसे एनहेंसमेंट बोलेंगे, तो नहीं, नहीं बोलेंगे। तो किसे बोलेंगे एनहेंसमेंट, तो एनहेंसमेंट होता है चेंज इन द फॉर्म ऑफ द रेंट, कि जो रेंट आपका पहले मनी के फॉर्म में पे की जा रही थी, ठीक है, मींस द रेंट विच वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, मनी। अब अगर हम उस रेंट को क्या कर रहे हैं कि उस रेंट को हम क्या कर रहे हैं, पार्टली डिसाइड कर रहे हैं कि उस रेंट को हम पार्टली कैश में पे करेंगे, मनी के फॉर्म में पे करेंगे, और पार्टली हम किस फॉर्म में पे करेंगे, तो पार्टली हम पे करेंगे उसको, ठीक है, काइंड के फॉर्म में। काइंड के फॉर्म में कहने का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट को हम कैश में पे कर रहे हैं और कुछ पार्ट को हम काइंड में पे कर रहे हैं। मतलब कि मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन अराइज हो कि जो जमींदार है वो ये कहे कि कुछ हिस्सा आप हमें कैश में पे करेंगे और कुछ पार्ट जो है उसके लिए आप जो अनाज है या फिर जो फसल है, तो फसल का कुछ हिस्सा जो है वो आप रेंट के रूप में पे करना है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनहेंसमेंट। उम्मीद करते हैं क्लियर है। तो एनहेंसमेंट क्या है, चेंज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, कि रेंट का जो फॉर्म है अगर उस फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, जो आपका कैश के फॉर्म में पे की जा रही थी, अगर उसके फॉर्म को चेंज करके हम उसे क्या कर रहे हैं, उसे कैश और काइंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। पूरे के पूरे काइंड में कन्वर्ट की जा सकती है या फिर कुछ हिस्से को कैश में, कुछ हिस्से को काइंड में, तो इसे बोलते हैं एनहेंसमेंट। मींस इट इंक्लूड्स एनी कम्यूटेशन, मींस चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द रेंट पेबल इन मनी इनटू रेंट पेबल होली और पार्शियली इन काइंड, इसे क्या बोलते हैं, एनहेंसमेंट। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, सेक्शन 3 का सब क्लॉज 10 एस्टेट।
तो एस्टेट में आप सिंपली याद रखिएगा एनी होल्डिंग और अ पार्सल ऑफ लैंड, कि कोई भी लैंड मींस एस्टेट में आपका क्या क्या इंक्लूड है। तो एस्टेट इट इंक्लूड्स मींस लैंड विच इज, ठीक है, मेंशन्ड इन एनी ऑफ द जनरल रजिस्टर्स ऑफ रेवेन्यू पेइंग लैंड्स, कि कोई भी अगर रेवेन्यू पेइंग लैंड है, जो कोई भी एक्ट जो उस एरिया में आपका इंप्लीमेंट है वो किसी भी रजिस्टर्ड में मेंटेन हो, तो वो जो लैंड है वो आपका क्या कहलाएगा, एस्टेट। इसके अलावा अगर कोई एक रेवेन्यू फ्री लैंड है जो आपका डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर किए हैं और मेंटेन कर रहे हैं किसी एक लॉ के तहत जो उस एरिया में आपका इंप्लीमेंट है, ठीक है, तो उस किसी भी एक पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत कोई भी एरिया को अगर डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें कोई लगान पे नहीं करना हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, एस्टेट। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका क्या है, कब्रिस्तान भूमि है, तो क्या कब्रिस्तान भूमि के लिए कोई रेवेन्यू पे करना पड़ता है सोसाइटी को, नहीं पे करना पड़ता है, और उसे प्रिपेयर्ड और मेंटेन किसके अंतर्गत की जाती है, तो राज्य सरकार, किसके द्वारा, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा उस तरह की भूमि को सेटल की जाती है कम्युनिटी, ठीक है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जाहिर थान, कब्रिस्तान, शमशान या फिर गोचर भूमि, ठीक है, तो ये सारा, या तालाब भूमि, तो इस तरह का भूमि क्या है आपका, रेवेन्यू फ्री लैंड है। तो ये जो रेवेन्यू फ्री लैंड है ये भी क्या कहलाएगा, एस्टेट कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई खास महल है, गवर्नमेंट खास महल मतलब गैर मजरूआ लैंड जिसमें खेती होती हो या फिर नहीं होती हो, जो खास महल हो जिसमें आपका जो डायरेक्टली आपका गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, वो आपका रेवेन्यू फ्री लैंड भी हो सकता है और आपका रजिस्टर्ड में एंटर नहीं भी हो सकता है, कि कोई भी आपका जो रजिस्टर्ड है उसमें एंटर नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एस्टेट कहलाएगा। मतलब हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस डेफिनेशन में हर एक भूमि का टुकड़ा जो है उसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंक्लूड किया गया है और वो क्या कहलाएगा, आपका एस्टेट। नेक्स्ट जो है आपका डेफिनेशन वो आपका क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो 3 का सब क्लॉज 11 ये किसे डिफाइन करती है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। और ऑलमोस्ट सारा का सारा चीज जो फॉरेस्ट से हम ले सकते हैं वो आपका इस डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत क्या क्या नहीं आ सकता है या क्या आ सकता है। अब ये जो, ठीक है, प्रोड्यूस है, जरूरी नहीं कि अगर इस प्रोड्यूस को हम जंगल से लेके आ रहे हैं तभी ये आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाएगा। आप इसे लेके आ रहे हो या फिर नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही कहलाएगा। जैसे क्या क्या है, वुड, चारकोल, कैवहर्ट्स जो आपका क्या है, एक टाइप का रबर है, वुड ऑयल, रेजिन्स, नेचुरल वार्निश, बार्क, लैक, महुआ फ्लावर, ये सारा आपका क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। इसके अलावा पेड़ या फिर पत्ते, फूल, फल या फिर कोई ऑल अदर पार्ट्स और प्रोड्यूस विच आर नॉट हियर इन बिफोर मेंशन्ड इन द ट्रीज, जो आपका मेंशन नहीं है वो भी आपके क्या कहलाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, कोई भी प्लांट जो आपका पेड़ इतना बड़ा तो नहीं हो, मतलब जिसे पेड़ के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी प्लांट जैसे ग्रास या फिर क्रीपर्स या रेड, मॉसेस, जो आपका काई या फिर वो सारा जो लगा होता है पत्थर के ऊपर, तो हर एक चीज आपका किसके डेफिनेशन में है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके अलावा कोई वाइल्ड एनिमल अगर हो, चमड़ा, ठीक है, हाथी के दांत, टस्क, सींग, बोन, सिल्क, कुकुन्स, हनी, वैक्स या फिर ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्रोड्यूस ऑफ एनिमल्स, सारा किसके डेफिनेशन में आएगा, आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस के डेफिनेशन में। इसके अलावा अगर हम जंगल से जलाने के लिए क्या कर रहे हैं, पीट लेके आ रहे हैं, ये एक तरह का कोल होता है जो जलाने के लिए यूज करते हैं, तो पीट या फिर सरफेस ऑयल रॉक या फिर मिनरल्स इंक्लूडिंग आयरन स्टोन, कोल, क्ले या फिर सैंड, लाइम स्टोन, तो ये कुछ भी चीज अगर हम लेके आ रहे हैं अपने यूज के लिए तो वो क्या कहलाएगा, आपका सीएनटी एक्ट में सेक्शन 3 क्लॉज 11 के तहत क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, होल्डिंग। और होल्डिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी एक पार्सल ऑफ लैंड, पार्सल या फिर पार्सल्स ऑफ लैंड विच इज हेल्ड बाय अ रैयत, कि कोई भी एक रैयत जो भूमि का टुकड़ा उसने होल्ड करके रखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग। नेक्स्ट आपका है कोरकड़, ठीक है, ये शब्द आपका बहुत बार आएगा। तो कोरकड़ का मतलब होता है कि वो रैयत जिसने, वो ओरिजिनल रैयत जिसने आपका भूमि को खुद से कोड़ करके उसे खेती योग्य, ठीक है, कन्वर्ट किया हो, बनाया हो, तो उस तरह के भूमि को हम क्या बोलते हैं, कोरकड़ भूमि। मीन्स द लैंड विच हैज बीन आर्टिफिशियली लेबल्ड और एम्बैंक्ड, जिसे आर्टिफिशियली कहने का मतलब है कि इंसान ने, कोई भी एक रैयत ने खुद से उस भूमि को क्या किया है, लेबल किया है, साफ किया है, एम्बैंक किया है और उसे क्या है कि खेती योग्य बनाया हो, चावल उगाने योग्य, धान लगाने योग्य बनाया हो, तो उस तरह के भूमि को हम क्या बोलेंगे, आपका, ठीक है, कोरकड़ भूमि बोलेंगे। अब ये भूमि आपका पहले क्या था कि इस तरह की भूमि जो है वो आपका पहले जंगल भूमि या फिर कोई वेस्ट लैंड या अनकल्टिवेटेड लैंड था,
या फिर मान लेते हैं ठीक है कल्टीवेटेड अपलैंड हो जिसमें अभी कल्टीवेशन ना हो रहा हो, या फिर पहले इस तरह के भूमि में कल्टीवेशन हो रहा था लेकिन वो समय के साथ क्या हुआ, अनफिट हो गया, उसकी फर्टिलिटी नहीं रही। ठीक है, अब लेकिन आपका क्या है, कोई एक रैयत उसे कोड़ करके क्या कर रहा है, कृषि योग्य बना रहा है, तो ये भूमि क्या कहलाएगी, कोड़कर भूमि कहलाएगी। यहां तक क्लियर है। अब इसके कुछ लोकल नेम्स हैं कि ये जो कोड़कर भूमि है मींस द लैंड बाय व्हाट एवर नेम लोकली नोन, और लोकली हम इसे किस नाम से जानते हैं कोड़कर भूमि को, तो इसे हम भावला भूमि भी बोल सकते हैं, खांडवत बोल सकते हैं, जलशासन भूमि बोल सकते हैं, ऐरत बोल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के नाम अगर इस तरह से आपको दिखे तो वो किसके बारे में बोला जा रहा है, कोड़कर भूमि के बारे में ही बोला जा रहा है। ठीक है, और ये आपका जो पहले क्या था, तो पहले आपका कोई भी वेस्ट लैंड था या अनकल्टिवेटेड लैंड था उसे कोड़ करके खेती योग्य बना रहे हैं। ठीक है, एंड विच हैज बीन प्रिपेयर्ड किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, किसके द्वारा, बाय द कल्टीवेटर जो उसमें खेती कर रहा है, अदर देन द लैंडलॉर्ड, वो भूस्वामी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाय द प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट अदर देन द मींस लैंडलॉर्ड, तो उस तरह के भूमि को हम क्या बोलेंगे, कोड़कर भूमि। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लैंडलॉर्ड, जो 3 के सब क्लॉज 14 में डिफाइंड है। लैंडलॉर्ड का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भूस्वामी। तो भूस्वामी कौन है, तो कोई भी एक पर्सन जिसके जस्ट नीचे आपका टीनेंट्स जो है उसे भूमि दे दी गई है कि आप इस भूमि में खेती करिए और खेती करने के बाद आप क्या कीजिए कि लगान मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो उस तरह के पर्सन को हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। मीन्स अ पर्सन इमीडिएटली अंडर हुम अ टीनेंट होल्ड्स, कि कोई भी एक पर्सन जिसके जस्ट नीचे क्या है, टीनेंट्स जो है वो भूमि को होल्ड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, लैंडलॉर्ड, भूस्वामी बोलेंगे। और आज के समय पे अगर हम देखें, वर्तमान समय पे, तो आपका भूस्वामी कौन है, तो भूस्वामी आपका राज्य सरकार है। नेक्स्ट आपका है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सीएनटी एक्ट के तहत क्या एक खड़े फसल को मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जा सकता है, तो हाँ बोला जा सकता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपका क्या है, कोई भी अगर एक स्टैंडिंग क्रॉप है, कोई भी एक खड़ा फसल है जो तैयार है काटने के लिए, जिसे हम काट सकते हैं, तो उस तरह के फसल को हम क्या बोलेंगे कि ये जो फसल है ये हस्तांतरित, ठीक है, संपत्ति है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मुंडारी खुटकट्टीदारी टिनेंसी, कि वो टिनेंसी, ठीक है, जो आपका क्या हो, मुंडारी खुटकट्टीदार हो। तो कोई भी टिनेंसी जो आपका मुंडारी खुटकट्टीदार इसके द्वारा तैयार किया गया हो, तो वो आपका मुंडारी खुटकट्टीदार टिनेंसी है, कि मुंडाओं द्वारा, ठीक है, साफ की गई भूमि, उसे हम क्या बोलते हैं, मुंडारी खुटकट्टीदार भूमि। और उस भूमि में जो आपका राइट है, टिनेंसी का अधिकार है, उसे हम बोलेंगे मुंडारी खुटकट्टीदार टिनेंसी। नेक्स्ट आपका है पे, पेबल और पेमेंट। नॉर्मली अगर आप इसे पढ़िएगा तो ये क्या दिया हुआ है कि इस डेफिनेशन के हिसाब से 3 सब क्लॉज 17 जो आपका सीएनटी एक्ट में है, इसमें दिया हुआ है पे, पेबल एंड पेमेंट व्हेन यूज्ड विद द रेफरेंस ऑफ रेंट, कि रेंट के रेफरेंस में जब हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो इसका मीनिंग आपका डिलीवर, डिलीवरेबल या डिलीवरी भी हो सकता है। बस इतना ही दिया हुआ है। तो इसे समझने के लिए आप पढ़िए कि जब हम रेंट पढ़ रहे थे तो रेंट हम देखे क्या, ठीक है, कि जो आपका रेंट है सीएनटी एक्ट के तहत, सीएनटी एक्ट के तहत रेंट जो है आपका वो कैश में भी हो सकता है, और आपका ये रेंट जो है वो आपका काइंड में भी हो सकता है। रेंट जो है आपका कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। तो जो कैश है, कैश के लिए जो हम शब्द यूज करेंगे इस एक्ट में वो आपका कौन सा होगा, पे, पेबल एंड पेमेंट। और काइंड के लिए जो पे की जाएगी, कि जैसे मान लेते हैं रेंट जो है वो 2 बोरा, ठीक है, आपका धान जो है, अनाज जो है वो भी क्या करना है, रेंट के रूप में पहुंचा देना है। तो पहुंचा देना है मतलब क्या, तो जब काइंड के रूप में, ठीक है, हम यूज करेंगे तो उस केस में हम इन सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, डिलीवर, डिलीवरेबल और डिलीवरी। तो इन सारे वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं कि जब रेंट का बात आएगा तो ये सारे वर्ड्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये 6 वर्ड्स, रेंट जब कैश के फॉर्म में होगा तो ये वर्ड्स यूज होंगे, जब काइंड के फॉर्म में यूज होगा तो ये इसे यूज किया जा सकता है। वही चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कि रेंट जो है वो आपका सिर्फ मनी के फॉर्म में पे नहीं होता है, ये काइंड के फॉर्म में भी पे होता है। तो अगर मान लेते हैं कि रेंट जो है वो काइंड के फॉर्म में, जैसे क्रॉप्स जो है उसे पे करना हो, या ग्रेन्स अनाज पे करना हो, तो वो क्या होगा, डिलीवर। ठीक है, या फिर उसी में बाकी आप सेंटेंस देखिएगा कि, ठीक है, ये डिलीवरेबल और डिलीवरी। तो ये इससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमानेंट टेन्योर। परमानेंट टेन्योर का मतलब होता है वो भूमि का टुकड़ा जिस भूमि के टुकड़े में किसी एक रैयत का अधिकार जो है वो आपका वंशानुगत है, जो आपका क्या है, हेरिटेबल है। और हेरिटेबल कहने का मतलब क्या है कि उसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि 5 जनरेशन 6 जनरेशन, वो आपका चलता रहेगा, मतलब उसमें कोई भी एक लिमिटेड टाइम लिमिट नहीं है। तो इस तरह के भूमि को, इस तरह के टेन्यूर को, भूमि के टुकड़े को हम क्या बोलेंगे,
परमानेंट टेन्योर बोलेंगे कि इस तरह का जो राइट है, इस तरह का जो टेन्योर है, जो आपका वंशानुगत है, ठीक है, जो हेरिटेबल है और जिसका कोई एक लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? परमानेंट टेन्योर कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, पेरिडियल कंडीशंस। तो पेरिडियल कंडीशंस जो है ये क्या होती है कि सपोज मान लेते हैं कि लैंडलॉर्ड ने तय किया कि आपको जो रेंट पे करना है वो रेंट आप इतने रुपए, 8 रुपए पे करेंगे। ठीक है, रेंट आप कितना पे कर रहे हैं? 8 रुपए पे कर रहे हैं। साथ में मान लेते हैं कि दो, ठीक है, पैकेट अनाज पे कर रहे हैं। 2 पैकेट आपका क्या कर रहे हैं? ग्रेन्स। 2 पैकेट आप ग्रेन्स पे कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो भी डिसाइडेड रेंट है, चाहे वो सिर्फ कैश के फॉर्म में हो, सिर्फ काइंड के फॉर्म में हो, या तो फिर पार्शियली कैश या पार्शियली काइंड के फॉर्म में हो, लेकिन इसके अलावा कोई भी कंडीशन या सर्विस, सर्विस का मतलब मान लेते हैं कि जाके काम कर लेना है, कि मान लेते हैं कि जो जमींदार है जिसे रेंट देना, उसने क्या बोला कि ठीक है एक काम करो कि जो रेंट तुम पे कर रहे हो वो रेंट तो पे करो, लेकिन हर हफ्ते में एक दिन क्या करना कि आ करके मेरा जो बगान है जिसमें हम सब्जी उगाए हुए हैं तो उसे आके देख लेना, या फिर जिसमें हम फूल लगाए हुए हैं उस बगान को आकर के क्या करना कि उन फूलों को देख लेना। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा डे है, जिस एक्स्ट्रा डे को कोई एक रैयत को किसे क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा डे आपका क्या कहलाएगा? पेरिडियल कंडीशन कहलाएगा। इसके अलावा अगर हो सकता है जो मेन आपका, ठीक है, जमींदार है, इसने डिसाइड किया कि जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये अमाउंट आप क्या करेंगे कि इस रेंट के साथ आप पे करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो डिसाइड की जाएगी, ये आपका पेरिडियल कंडीशन है। या फिर मान लेते ये पेरिडियल कंडीशन आपका रेगुलर भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपका रेगुलर भी हो सकता है, या फिर कुछ खास ओकेजन के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि बोला जाएगा कि नहीं इस बार गांव में क्या है कि सरहुल जो है वो सरहुल फेस्टिवल हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, तो लगान के साथ कुछ पैसे जो एक्स्ट्रा पैसे है वो आपको इस बार पे करना है। तो ये आपका एक्स्ट्रा जो अमाउंट है ये आपका पेरिडियल कंडीशन आएगा, और ये क्या है कि रेगुलर नहीं है, इंटरमिनेंट है। तो यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका कैश के फॉर्म में हो या फिर सर्विस के फॉर्म में हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पेरिडियल कंडीशन कहलाएगा। इट मींस एनी कंडीशन और सर्विस, कि जैसे 2 दिन आकर के मेरे बगान में काम कर लो, तो ये सर्विस प्रोवाइड करना हुआ। तो मींस एनी कंडीशन और सर्विस अपॉर्चुनेंट टू द ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड अदर देन द रेंट, कि जो आपका भूमि को जो ऑक्युपाई करके रखे हैं और जिसके लिए जो रेंट देना है, उसके साथ एक्स्ट्रा कंडीशन या सर्विस जो है वो अपॉर्चुनेंट मतलब अटैच्ड है। और वो क्या हो सकता है? ठीक है, तो वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। वो एक रुकमत, ये आपका लोकल नेम है, लेकिन यही सारी चीज जो बता रहे हैं मीनिंग वही होगा। वो एक रुकमत के फॉर्म में हो सकता है, महतूत मगन के फॉर्म में हो सकता है, मदद के फॉर्म में हो सकता है, कि अगर जमींदार को मान लेते हैं कुछ पैसे की जरूरत है कुछ कार्य करने के लिए, उसके लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर मांग रहा हो तो वो भी क्या कहलाएगा? पेरिडियल कंडीशन। ठीक है, और ये पार्ट जो है आपका, ठीक है, इस तरह का या फिर कोई दूसरा इस तरह का सिमिलर डिमांड, और ये आपका रेगुलर भी हो सकता है, रिकरेंट भी हो सकता है, या फिर इंटरमिनेंट आपका, ठीक है, वैसा भी हो सकता है, और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पेरिडियल कंडीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर बोलिए या फिर लैंडलॉर्ड बोलिए, दोनों लगभग लगभग आपका क्या है? सेम है। तो प्रोपराइटर मतलब कौन है? कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही बड़े पैमाने पे लैंड को होल्ड करके रख रहा हो, ठीक है, इन ट्रस्ट और फॉर हिज ओन बेनिफिट। ठीक है, कि किसी और को देने के लिए या फिर खुद के लिए वो जमीन को होल्ड करके रखा है। ठीक है, किसी एक एस्टेट को या फिर पार्ट ऑफ एस्टेट, एस्टेट का मतलब क्या था? भूमि का कोई एक टुकड़ा। तो कोई भी अगर एक पर्सन कोई एक भूमि के टुकड़े को क्या कर रहा है? ट्रस्ट में किसी को देने के लिए या फिर खुद के बेनिफिट के लिए अगर होल्ड करके रखा हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोपराइटर। और लैंडलॉर्ड के भी अंदर क्या थे? टेनेंट स्टैब्लिश किए जा रहे थे। ठीक है, तो आपके प्रोपराइटर मींस लैंडलॉर्ड, इसके अंदर क्या हो सकते हैं? टेनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है? रेंट। ठीक है, तो 3 के सब क्लॉज 23 अगर हम देखते हैं तो इसमें किसे डिफाइन की गई है? रेंट को। तो रेंट क्या है कि एनीथिंग विच इज लॉफुली पेबल। लेकिन एसपीटी एक्ट जब हम करते थे तो एसपीटी एक्ट में ये साफ साफ दिया हुआ है कि जो मींस रेंट पे करना है वो रेंट क्या होगा? सिर्फ कैश के फॉर्म में होगा। इसमें दिया हुआ था सेक्शन 43 में। इस सेक्शन 43 में दिया हुआ था कि कोर्ट जो है वो किसी प्रकार का रेंट अगर वो काइंड में पे किया हुआ हो तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब रेंट जो होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए? कैश के फॉर्म में। लेकिन सीएनटी एक्ट में क्या है प्रावधान? तो कोई भी, ठीक है, एनीथिंग विच इज लॉफुली पेबल, किस फॉर्म में? इन मनी और काइंड। वो आपका कैश के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड के फॉर्म में भी हो सकता है। कौन पे कर रहा है? टीनेंट पे करेगा।
ठीक है, जो ऑक्यूपेंट है, जो टीनेंट है, जो उस जगह पे खेती कर रहा है, वो पे करेगा। किसे पे करेगा? जमींदार लैंडलॉर्ड को पे करेगा। ठीक है, किस लिए पे करेगा? तो उस भूमि को जो वो ऑक्युपाई करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड, की जो लैंड को वो ऑक्युपाई करके रखे हैं, उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं खेती पर्पज से या फिर कोई काम से, तो उसके कारण से उसके एवज में क्या है कि एक लगान, एक रेंट पे करना है। और इस रेंट में जितने भी बाकी जो ड्यूज हैं, ठीक है, जिसको रिकवर किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी एक्ट के तहत, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? उसे रेंट कहेंगे। लेकिन यहां देखिए आपका साफ साफ क्या दिया हुआ है? अदर देन पर्सनल सर्विस, कि कोई भी पर्सनल सर्विस रेंट में नहीं आएगा। कि मान लेते हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए, इतना अनाज दे दीजिए और 2 दिन आकर के मेरे पास काम कर लीजिए, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 दिन आके मेरे पास काम कर लीजिए, वो रेंट नहीं है। वो पर्सनल सर्विस किस कैटेगरी में चला जाएगा? हम लोग पीछे जो देखे पैरेडियल कंडीशंस में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिज्यूमेबल टेन्योर। तो रिज्यूमेबल टेन्योर का मतलब क्या होता है? कोई एक टेन्योर जिसे हम क्या कर सकते हैं? रिज्यूम कर सकते हैं। रिज्यूम मतलब वापस से अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक आपका टेन्योर होल्डर है, जिसने आपका जो लैंड है उस लैंड को T1 को दे दिया टेन्योर। ठीक है, एक टीनेंट है तो टीनेंट 1 को दे दिया, कि टीनेंट 1 को दिया, बोला कि आप इसमें खेती करिए और खेती के एवज में क्या कीजिए? मुझे, ठीक है, लगान दे दीजिए। अब ये जो है, ये तो आपका भूमि जब पास ऑन की जाती है, इसके राइट को ट्रांसफर किया जाता है, तो राइट तो आपका वंशानुगत होता है। ठीक है, अब T1 के बाद इसका नेक्स्ट जनरेशन जो होगा T2, इसके पास ये राइट ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। फिर इसका नेक्स्ट जनरेशन होगा T3, इसके पास ये राइट ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अब क्या है? रिज्यूमेबल टेन्यूर के अंदर ये जब राइट ट्रांसफर की जा रही है, तो टेन्यूर होल्डर और जो रैयत है, टीनेंट है, उसके बीच में एक सहमति बनती है, एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर एक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत एक कंडीशन ऐड किया जाता है। क्या कंडीशन होता है? तो एक कंडीशन आपका दिया हुआ है कि अगर आपका वंशानुगत पद्धति में अगर किसी भी जनरेशन में मेल हायर्स नहीं रहा, फेलियर ऑफ मेल हायर्स, ये एक दिया हुआ है। और दूसरा, कोई भी अगर एक कंटीजेंसी आ जा रहा हो, कोई एक अकस्मात घटना घट जा रहा हो, मान लेते हैं, हम सोच लेते हैं, सोचने में क्या है, कि मान लेते हैं एक भूकंप आया और उस भूकंप के अवज में क्या हुआ कि ये जो जनरेशन है, ये पूरा जनरेशन खत्म हो गया और इसका कोई भी नेक्स्ट जनरेशन रहा ही नहीं, कोई मेल हायर रहा ही नहीं। तो कोई भी कंडीशन जो आपका इस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के तहत ये कंडीशंस जो स्टैब्लिश की गई है, तो इस कंडीशंस के तहत बोली हुई है कि कोई भी टेन्योर जो हम क्या कर रहे हैं? आपको हेल्ड करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशंस है और ये बोला गया है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, तो ये जो टेन्योर है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये टेन्योर क्या होगा? लैप्स हो जाएगा और वो वापस से रिज्यूम हो जाएगा किसको? जिसने वो टेन्योर आपको ग्रांट किया है। ठीक है, उसी के पास ये वापस चला जाएगा। तो मतलब क्या है कि जैसे टेन्योर होल्डर, इसने टीनेंट को यहां पे दिया, राइट को ट्रांसफर किया इस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के तहत, ये राइट ऑटोमेटिकली आपका वंशानुगत तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता जा रहा है। लेकिन अगर किसी जनरेशन में ये कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है कि अब इसमें कोई मेल हायर नहीं है, तो अब क्या होगा कि ये जो राइट है, ये राइट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, वापस किसके पास चली जाएगी? टेन्योर होल्डर के पास। या फिर टेन्योर होल्डर का जो जनरेशन है, क्योंकि इतने जनरेशन में ये भी तो जिंदा नहीं रहेगा, इसके भी जो वंशज होंगे, तो आपका टेन्योर होल्डर का जो वंशज है, ठीक है, तो उसके पास ये अधिकार ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपका रिज्यूम हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं रिज्यूमेबल टेन्योर। तो आपका दिया जा सकता है कि एज पर सीएनटी एक्ट अ टेन्योर कैन बी रिज्यूम्ड अंडर विच सर्कमस्टेंसेस। ए ऑप्शन में आपको दे सकता है ऑन फेलियर ऑफ अ मेल हायर ऑफ द बॉडी ऑफ द ओरिजिनल गारंटी इन द मेन लाइन, और बी ऑप्शन में दे सकते हैं कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी डेफिनिट कंटीजेंसी अदर देन दैट रेफर टू इन सब क्लॉज ए, या फिर सिर्फ यहां तक भी अगर दिया हुआ रहेगा कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी डेफिनिट कंटीजेंसी। ठीक है, और ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा ओनली ए, ठीक है, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपका क्या है? मीन्स रेवेन्यू ऑफिसर। तो कोई भी एक ऑफिसर जो राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है, कोई भी एक ऑफिसर जो राज्य सरकार के अंदर काम कर रहे हो, और अगर इस राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट ने उस ऑफिसर को एम्पावर किया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं कि सीएनटी एक्ट के तहत, ठीक है, जो भी रेवेन्यू फंक्शंस है, उन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज कर सकते हैं। और ये अधिकार इस ऑफिसर को किसने दी है? राज्य सरकार ने। तो इस ऑफिसर को हम रेवेन्यू ऑफिसर बोलेंगे सीएनटी एक्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? टीनेंट। तो टीनेंट बोलिए या फिर एसपीटी एक्ट में,
रैयत का डेफिनेशन हम लोग किए थे, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो जहां भी टीनेंट या रैयत अगर बोलते हैं तो मतलब उसका अधिकार जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो टीनेंट का मतलब हो गया कौन, तो एक रैयत वो इंसान जिसने भूमि को क्या है होल्ड करके रखा हुआ है और जिसके एवज में वो क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। और टेन्यूर क्या है आपका, तो टेन्यूर वो अधिकार है, वो राइट है जिस राइट के तहत उसने उस भूमि को होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो कोई भी एक टीनेंट, ठीक है, टेन्यूर के तहत ही अब किसी भी एक होल्डिंग को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो आपका हम लोग देखते हैं अब क्या है, तो टीनेंट क्या है, तो टीनेंट मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स द लैंड अंडर अनदर पर्सन, कि किसी दूसरे पर्सन के अंदर क्या कर रहा है, ठीक है, लैंड को होल्ड करके रखा हुआ है। ये दूसरा पर्सन कौन हो सकता है, लैंडलॉर्ड हो सकता है, टेन्यूर होल्डर हो सकता है, प्रोपराइटर हो सकता है, कि वो लोग हो सकते हैं जो अपने नीचे टेनेंट्स को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, किस लिए, तो फॉर, ठीक है, एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट। और जो, ठीक है, लैंड ये होल्ड कर रहे हैं, ये लैंड जो वो होल्ड कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या है, उत्तरदायी है कि उसके लिए उन्हें एक लगान, एक रेंट पे करनी है। तो इस तरह के टेनेंट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मतलब इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलेंगे, सीएनटी एक्ट के तहत एक टेनेंट बोलेंगे। और सेम चीज आपका क्या है, टेन्यूर, तो द इंटरेस्ट ऑफ द टेन्यूर होल्डर, ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अंडर टेन्यूर। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट बोलिए या फिर राइट बोलिए, कि कोई भी एक टेन्यूर होल्डर जो है जिसने अपना अधिकार जो है, ठीक है, राइट जो है वो उसे ट्रांसफर किया है किसे, एक दूसरे पर्सन को जो क्या है आपका टीनेंट है। तो यही जो अधिकार है इसे हम क्या बोलते हैं, ये टेन्यूर है। ठीक है, और वापस से अगर मान लेते हैं कि कोई एक आपका टेन्यूर होल्डर है, प्रोपराइटर है, उसने आपका क्या किया कि एक टीनेंट, ठीक है, टी1 को भूमि में बसाया, इस टी1 ने क्या किया कि अपने अंदर एक दूसरे टीनेंट को स्टैब्लिश किया। तो ये जो टीनेंट है ये आपका कहलाता है अंडर टेनेंट, मींस अंडर टेन्योर। ये आपका क्या कहलाता है, अंडर टेन्योर या फिर अंडर रैयत इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपका टीनेंट मींस टी1 क्या कहलाएगा, टीनेंट या फिर रैयत, ये आपका क्या कहलाएगा, रैयत। और ये टी2 क्या कहलाएगा आपका, अंडर रैयत। टी2 क्या कहलाएगा, अंडर रैयत। अब अंडर रैयत के पास वो अधिकार नहीं होता है जो आपका रैयत के पास है। रैयत के पास जो अधिकार है, जो डायरेक्ट इसे टेन्यूर होल्डर से मिला है, ये आपका वंशानुगत अधिकार है। ठीक है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अंडर रैयत के पास ये अधिकार हो। अगर रैयत चाहिए, मतलब चाहे तो एग्रीमेंट के तहत, किसी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत भूमि को क्या कर सकते हैं, अंडर रैयत को दे सकते हैं, और इससे अगर चाहे तो भूमि वापस भी ले सकते हैं। तो अंडर रैयत के पास वो अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विलेज के डेफिनेशन में। तो 3 के सब क्लॉज 18 में किसे डिफाइन की गई है, विलेज को। तो एसपीटी एक्ट में ये आपका 4 के सब क्लॉज 21 में डिफाइंड था। ठीक है, 21 में जो विलेज डिफाइंड था या फिर इसके तहत 28 में जो डिफाइंड था, दोनों में सेम है, एसपीटी एक्ट में भी और सीएनटी एक्ट में भी। तो विलेज आपका क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, मान लेते हैं कि जिस टाइम पे आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है ये प्रिपेयर की जा रही थी। कब, 1935 में आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर किया गया, सेकेंड रिविजनल सर्वे के बाद। एसपीटी एक्ट में ये जो सर्वे है उसमें मेनली हम किन्हें याद रखते हैं, गेंजर सर्वे। और सीएनटी एक्ट में हम लोग, ठीक है, मेनली 3 सर्वे याद रखते हैं। 1869 के तहत इसमें आपका भुइहारी सर्वे हुई थी। ठीक है, भुइहारी सर्वे। और ये जो भुइहारी सर्वे हुआ था, किनके द्वारा की गई थी, राखल दास हरदर। तो राखल दास हल्दर द्वारा 1969 से 19 मींस 1869, 1869 से, ठीक है, 1869 से 1880 तक ऑलमोस्ट ये सर्वे चला था। और ये क्या किया था, जितने भी भुइहारी जमीन है उन भुइहारी जमीनों का सर्वे किया गया था, किनके द्वारा, राखल दास हल्दर के द्वारा। ये पहला सर्वे था। नेक्स्ट सर्वे आप एक और याद रखिएगा रखिएगा, जो 1902 से शुरू होकर के आपका 1910 के आसपास तक चला था। उसके बाद फिर एक सर्वे हुआ था। ठीक है, आपका एक है ट्रेवर्स और एक कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, ट्रेवर्स सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। तो सीएनटी एक्ट के तहत ये 3 याद रखिएगा, भुइहारी, कैडेस्ट्रल सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे। और सारे के बाद, ये सारे सर्वे के बाद 1935 में क्या हुआ था कि एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर की गई थी। और इस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन किया गया था कि ये जो भूमि है, ठीक है, मान लेते हैं ये प्लॉट है, प्लॉट ए है, ये एक प्लॉट बी है, ये एक प्लॉट सी है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कोई एक प्लॉट है जो गोचर भूमि है, कोई एक प्लॉट है जो आपका क्या है, कोई एक तालाब है, पॉन्ड है। ये कहीं पे मान लेते कोई एक डी है, जो इस रैयत डी है जो इस लैंड को हेल्ड करके रखा है।
तो इस तरह से इस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में आपका सारा पूरा मैप बनाया गया और हर एक रैयत उसके होल्डिंग उसको दर्शाया गया और मेंशन की गई है, और साथ में उसके रेंट को भी सेटल किया गया। ठीक है, डिसाइड की गई कि ये जो रैयत है उसका होल्डिंग इतना है, इतने एकड़ का होल्डिंग है या फिर इतनी भूमि की साइज है, और उसके लिए ये जो अमाउंट है ये मींस रेंट जो है वो तय की जाती है, और ये सारा आपका मेंशन है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। तो अब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के तहत सिर्फ ये होल्डिंग मेंशन नहीं की गई है कि ये जो होल्डिंग है, ये जो भूमि का टुकड़ा है, ये जो प्लॉट है वो ए रैयत हेल्ड करके रखा है, ये प्लॉट जो है वो बी रैयत के नाम पे है, ये प्लॉट सी रैयत के नाम पे है, ये भूमि जो है इसे इस मैप में इस रिकॉर्ड में गोचर भूमि के रूप में दिखाई गई है, ये आपका एक तालाब है, ये डी रैयत ने हेल्ड करके रखी है, और ये सारे लोग मिल करके एक विलेज बना रहे हैं भी। तो इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में इस पूरे क्षेत्र को जो आपका एक अलग विलेज के रूप में दिखाया गया है, वो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, एक विलेज है। यही चीज आपका यहां लिखा हुआ है कि मीन्स इन एनी लोकल एरिया इन विच अ सर्वे हैज बीन मेड, कि जहां पे एक सर्वे किया गया, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर की गई, और इस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के तहत ठीक है वो पूरा लैंड, ठीक है, विच इज इंक्लूडेड विद इन द एक्सटीरियर बाउंड्री इन द विलेज मैप, कि जो पूरे आपके एक बाउंड्री के अंतर्गत आ रही है और जिसे विलेज के रूप में दिखाई गई है, उसे क्या कहा जा रहा है, तो आपका ठीक है एक विलेज कहा जाएगा। और इसके अलावा कि वो सारी भूमि मान लेते हैं कि 1935 में जब आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर की गई, अगर कोई एक गांव है जो इस समय के बाद आपका स्टैब्लिश हुआ हो, कि कोई वेस्ट लैंड है, उस वेस्ट लैंड में आपका अलग से कुछ लोग आकर के बस रहे थे और अल्टीमेटली वो क्या है कि कुछ परिवार यहां पे सेटल हो गए, तो ये आपका सेकंड प्रोविजन है। और सेकंड प्रोविजन के तहत आपका क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई एक डिप्टी कलेक्टर है, तो वो डिप्टी कलेक्टर क्या कर सकते हैं, आपका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, इनके पास, कमिश्नर के पास, और फाइनली कमिश्नर के सैंक्शन के बाद, कमिश्नर के सैंक्शन के बाद पूरा का पूरा जो वो गांव है, वो एरिया है, उसे डिप्टी मींस जो कमिश्नर है, ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं, एक गांव के रूप में, एक विलेज के रूप में कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका किसमें, सेकंड प्रोविजन। मींस इफ अ सर्वे हैज नॉट बीन मेड, मींस कोई एक एरिया जहां पे सर्वे नहीं की गई है, या फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, देन सच एरिया अस द डिप्टी कमिश्नर में विद द सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर, ये डिप्टी कमिश्नर नहीं, ठीक है, कलेक्टर होनी चाहिए, ठीक है, सच एरिया अस द डिप्टी कलेक्टर में विद द सैंक्शन, नहीं यहाँ पे ठीक है, डिप्टी कमिश्नर विद द सैंक्शन ऑफ कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर जो है, कमिश्नर के सैंक्शन के बाद उस एरिया को क्या कर सकते हैं, एक विलेज के रूप में, गांव के रूप में स्टैब्लिश कर सकते हैं। और इस एक्ट में इसका डिटेल्ड प्रोविजंस जो है वो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे सेक्शन 80 में। नेक्स्ट आपका क्या है, विलेज हेडमैन। नेक्स्ट आपका क्या है, विलेज हेडमैन, ठीक है, ग्राम प्रमुख। तो विलेज हेडमैन क्या है, जो ग्राम का प्रमुख है, जो विलेज का क्या है, हेड है। इसे लोकल नेम में अलग अलग नाम से जानते हैं, जो शासन व्यवस्था में हम लोग अलग अलग नाम पढ़ते हैं। किसी एरिया में इसे मानकी के रूप में जानते हैं, किसी जगह इन्हें प्रधान के रूप में जाना जाता है, किसी एरिया में हम इन्हें मांझी के रूप में जानते हैं, किसी एरिया में महतो के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये और अदरवाइज ये तीन नाम तो मेंशन है, इसके अलावा कोई भी नाम या फिर कोई भी डेजिग्नेशन जिससे हम इसे ठीक है संबोधित करते हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, तो विलेज हेडमैन कहलाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, लास्ट परमानेंट सेटलमेंट। तो 1793 में जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है उसी के बारे में बात की जा रही है, जो आपका बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के क्षेत्र में कब इंप्लीमेंट हुई, 1798 में। नेक्स्ट चैप्टर हम आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है आपका, क्लासेस ऑफ टेनेंट, काश्तकारों का वर्ग। हिंदी में आपका ये क्या है, काश्तकारों का वर्ग। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपका सेक्शन 4, 5, 6, 7 और 8 है, मतलब टोटल 5 सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर। जिसमें पहला जो सेक्शन है, इस पहले सेक्शन में इसके कितने क्लासेस हो सकते हैं, टेनेंट्स के कितने अलग अलग क्लास हैं, किन किन लोगों को हम टेनेंट्स के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे, वो दिया हुआ है। और बाकी 5, 6, 7, 8 में यही जो क्लासिफिकेशन है उसे डिफाइन की गई है। हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो एक सवाल तो आपका डायरेक्ट हो सकता है कि जो क्लासेस ऑफ टेनेंट्स है, काश्तकारों का जो वर्ग है, वो किस चैप्टर में मेंशन की गई है, तो वो आपका चैप्टर 2 में मेंशन की गई है, ठीक है। या फिर चैप्टर 2 में क्या है, तो वो आपका काश्तकारों का वर्ग है। और अगर डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाए तो काश्तकारों का जो वर्ग है, काश्तकारों का वर्ग किस सेक्शन में मेंशन है, तो मीन चैप्टर 2 के सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 जो है वो आपका किसके बारे में बताती है, क्लासेस ऑफ टेनेंट, काश्तकारों का वर्ग। और इस एक्ट के तहत, सीएनटी एक्ट के तहत, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट के मींस इस एक्ट के तहत कि ये जो नीचे दिए हुए लोग हैं, ये सारे के सारे आपका क्या कहलाएंगे, टेनेंट कहलाएंगे, काश्तकार कहलाएंगे।
ये सारे लोग क्या कहलाएंगे, एक काश्तकार कहलाएंगे। कौन कौन है, तो आपका पहला दिया हुआ है टेन्यूर होल्डर, कि कोई भी अगर एक टेन्यूर होल्डर है जो भूमि को क्या कर रहा है, अपने अंदर होल्ड करके रख रहा हो, उसके नीचे वो क्या कर सकता है, टीनेंट्स को स्टैब्लिश भी कर सकते हैं, तो उसे भी क्या कहलाएंगे, मींस वो भी क्या कहलाएंगे, एक टीनेंट कहलाएंगे। ठीक है। रैयत, कि कोई एक रैयत है जो भूमि को होल्ड कर रहा हो, वो भी एक टीनेंट कहलाएगा। ठीक है। अब ये रैयत के तीन अलग अलग पार्ट हैं, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत एंड रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। तो ऑक्यूपेंसी रैयत कौन होते हैं, तो ऑक्यूपेंसी रैयत वो रैयत है जिनके पास भूमि को ऑक्युपाई करने का अधिकार प्राप्त है, मींस द रैयत हैविंग द राइट टू ऑक्युपाई द लैंड हेल्ड बाय देम, कि जो भी भूमि वो हेल्ड कर रहे हैं उस भूमि को हेल्ड करने का अधिकार अगर उनके पास है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेंसी रैयत। और अगर ये अधिकार उनके पास नहीं है भूमि को हेल्ड करने का, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। और नेक्स्ट है आपका रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। इसका मतलब क्या है कि उरांव, अगर कोई एक भूमि का टुकड़ा है जो आपका पहले क्या था, एक जंगल भूमि था, वेस्टलैंड था, पथरीली भूमि था, या फिर कोई एक बंजर भूमि था, जिसमें कुछ लोग आए और आ करके इस भूमि को क्या किए कि पूरा का पूरा कल्ट मींस कृषि योग्य बनाए। ठीक है, इसे एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड में क्या किए, कन्वर्ट किए। तो इस तरह की भूमि को कोई भी एक रैयत अपार्ट फ्रॉम उरांव और मुंडा, कि मुंडा और उरांव के अलावे बाकी कोई भी दूसरा जनजाति या फिर इसमें सदान भी हो सकते हैं, कि झारखंड में परमानेंट, झारखंड के जो ऑक्यूपेंट है यहाँ पे जो सेटल हुए हैं, तो जो मूल रूप से आकर के यहाँ के पथरीली भूमि को, जंगल भूमि को, बंजर भूमि को ठीक करके उसे खेती योग्य अगर बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, खुदकट्टी प्राप्त रैयत। तो उस तरह के रैयत को हम क्या बोलेंगे, खुदकट्टी प्राप्त रैयत। ठीक है। और ये जो खुदकट्टी प्राप्त रैयत किन्हें मिलती है, मुंडा और उरांव के अलावा बाकी कोई भी अगर एक जनजाति या फिर सदान भी अगर हो, तो जिसने भूमि को क्या है, खेती योग्य, कृषि योग्य बनाया है, तो वो आपका क्या है, खुदकट्टी प्राप्त रैयत या फिर रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। इसके बाद क्या है, अंडर रैयत, जो मैंने बता दिया था ऑलरेडी, कि मीन्स अ टीनेंट, ठीक है, दैट इज टू से अ टीनेंट होल्डिंग वेदर इमीडिएटली और मीडिएटली अंडर अ रैयत। तो रैयत कौन है, रैयत अपने आप में आपका टेन्यूर होल्डर या फिर लैंड होल्डर तो नहीं होता है ना, कि मालिक तो नहीं होता है। रैयत अपने आप में क्या है, कि कोई भी अगर एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, कोई भी एक लैंडलॉर्ड है या फिर कोई टेन्यूर होल्डर है, ठीक है, या फिर कोई एक प्रोपराइटर है, कोई एक प्रोपराइटर है, इसके अंदर टीनेंट होंगे, जैसे टी एक टीनेंट है, इसने अपने नीचे क्या किया, तो टीनेंट बोलिए या फिर रैयत बोलिए, तो इसके अंदर डायरेक्टली कौन होंगे, रैयत होंगे। इस रैयत ने क्या किया कि अपने नीचे भी एक दूसरे रैयत को स्टैब्लिश किया, तो ये जो रैयत है ये आपका कौन कहलाएगा, ये अंडर रैयत कहलाएगा। ठीक है। और लास्ट आपका टीनेंट का जो क्लासेस ऑफ टीनेंट्स है उसमें लास्ट आपके कौन है, मुंडारी खुदकट्टीदार। कि यही जो चीज हम समझा रहे थे, कि जो कोई भी एक जंगल भूमि या फिर बंजर भूमि, ठीक है, या फिर पथरीली भूमि, जिसे लोग आकर के क्या के कृषि योग्य बनाए, और ये अगर एक मुंडा है, कि मुंडाओं द्वारा आकर के यहाँ के भूमि को कृषि भूमि में कन्वर्ट करना, जंगलों को, पत्थर को, ठीक है, बंजर भूमि को साफ करके उस भूमि को कृषि योग्य जो बनाए हैं, तो मुंडाओं द्वारा बनाई गई जो भूमि है, उन भूमि को हम क्या बोलते हैं, मुंडारी खुदकट्टीदार। ठीक है, टीनेंसी या फिर मुंडारी खुदकट्टीदार, उन लोगों को क्या बोलते हैं, मुंडारी खुदकट्टीदार बोलते हैं। और जो होल्ड वो करके रखते हैं भूमि को, तो वो कौन सा है, मुंडारी खुदकट्टीदार भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अभी तक जो हम लोग क्लासिफाई किए, टेन्यूर होल्डर, ठीक है, रैयत, ठीक है, अंडर रैयत, मुंडारी खुदकट्टीदार या फिर खुदकट्टी प्राप्त रैयत, अब एक एक करके उन्हीं का डेफिनेशन दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो चैप्टर मीन सेक्शन 5 जो है, ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन 5 है चैप्टर 2 का। तो सेक्शन 5 में क्या है, यही टेन्यूर होल्डर को डिफाइन की गई है कि टेन्यूर होल्डर कौन है। तो टेन्यूर होल्डर कौन है, तो ये कोई एक पर्सन, ठीक है, हु हैज एक्वायर्ड फ्रॉम अ प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर कौन था, कोई भी एक इंसान जो अपने अंदर में एक एस्टेट को होल्ड करके रखा हुआ था, जो डेफिनेशंस में हम लोग देखे थे। और एस्टेट का मतलब क्या था, कोई एक भूमि का टुकड़ा जिसके अंदर में वो क्या करता है, टीनेंट्स को स्टैब्लिश कर सकता है। तो कोई भी एक पर्सन हु हैज एक्वायर्ड फ्रॉम अ प्रोपराइटर और फ्रॉम एनी अनदर टेन्योर होल्डर, ठीक है, क्या, तो द राइट टू होल्ड लैंड, किस पर्पज से, तो फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेंट और ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन बाय इस्टेब्लिशिंग टीनेंट्स। कि मतलब क्या है, कि मान लेते हैं कि कोई एक आपका प्रोपराइटर है, इस प्रोपराइटर से क्या हुआ कि टेन्यूर होल्डर जो है
इसने भूमि के एक बड़े टुकड़े को अपने अंदर लिया, मतलब इसका अधिकार प्राप्त किया। किस पर्पज से? ठीक है, तो रेंट के पर्पज से, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग रेंट। अब ये क्या कर रहा है, इस भूमि के टुकड़े को अलग अलग पार्ट में तोड़ के अलग अलग टीनेंट्स को स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, और इन टीनेंट से ये क्या करेंगे, रेंट लेंगे। इन टीनेंट से पर्पस क्या है, इन टीनेंट से रेंट लेने का। ठीक है, या और ये जो अधिकार है कि प्रोप्राइटर से ये जो टेन्यूर होल्डर ने ये जमीन का जो अधिकार प्राप्त किया है, ये आपका वंशानुगत अधिकार होगा। ठीक है, ये आपका अधिकार क्या होगा, वंशानुगत अधिकार होगा। तो इसी यही जो पर्सन है जो आपका एक बड़े भूभाग को होल्ड करके रखा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेन्यूर होल्डर। लेकिन हमेशा याद रखिएगा पर्पस, कोर्ट के पास भी अगर कोई एक, ठीक है, केस जाती है और उसे कोर्ट को अगर डिसाइड करना है कि जो पर्सन है वो पर्सन जो है वो पर्सन एक रैयत है या फिर एक टेन्यूर होल्डर है। ठीक है, तो कोर्ट इस चीज को डिसाइड करने के लिए पर्पस को देखती है कि जो भूमि है उस भूमि को किस पर्पस से होल्ड किया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि इस पर्सन ने इस भूमि को सिर्फ रेंट के पर्पस से होल्ड करके रखा हो और खुद से खेती नहीं कर रहा हो, अपने नीचे क्या है, टेनेंट्स को स्टैब्लिश किया है और रेंट ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक टेन्यूर होल्डर कहलाएगा। और अगर इस पर्सन ने खुद से उस भूमि को होल्ड किया हो और खुद से उस भूमि में खेती कर रहा हो और बदले में लगान चुका रहा हो, तो वो पर्सन जो है वो क्या कहलाएगा, रैयत कहलाएगा। तो ये जो पर्पस है, ये पर्पस बहुत जरूरी है। तो टेन्योर होल्डर क्लियर हुआ। अब क्या है कि ये क्लॉज बी आप देखिए कि मतलब क्या है कि अगर कोई एक टेन्योर होल्डर है जिसे 1869 का जो छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट था, इस एक्ट ने अगर उसे, ठीक है, रजिस्टर कर दिया है कि ये जो पर्सन है वो एक टेन्योर होल्डर होगा, ये एक पर्सन है और ये क्या है, 1869 के टेन्योर एक्ट में ये एक टेन्योर होल्डर के रूप में अगर प्रदर्शित है, तो जो आपका 1908 का एक्ट है, सीएनटी एक्ट, उसमें भी ये यही रहेगा। इसके जो अधिकार है, इस अधिकार का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मुंडारी खुटकट्टीदारी है, कोई भूमि ऐसा हो जो मुंडाओं द्वारा तैयार की गई भूमि जो हो, वो आपका टेन्यूर होल्डर नहीं कहलाएगा। कोई भी मुंडारी खुटकट्टीदार इंसान है, कोई भी मुंडा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेन्यूर होल्डर नहीं बोलेंगे। क्योंकि मुंडाओं में क्या होता है कि भूमि का जो आपका अधिकार होता है वो आपका गांव का अधिकार होता है। ठीक है, कम्युनिटी राइट होती है, किसी एक मुंडा का अधिकार नहीं होता है उसमें, तो इसीलिए इसे एक्सेप्शन में रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैयत। तो हम क्या बोले थे कि अगर कोर्ट के पास डिसाइड करना है कि वो रैयत है या फिर एक टेन्यूर होल्डर है, तो आपका कोर्ट क्या देखेगा, पर्पस को देखेगा। जैसे इसमें आपका डिफाइंड है कि इन डिटरमाइनिंग वेदर अ टेनेंट वो एक टेन्यूर होल्डर है या फिर एक रैयत है, तो कोर्ट क्या करेगा, ठीक है, किस चीज को देखेगा, तो एक तो पर्पस को देखेगा और एक लोकल कस्टम्स को देखेगा कि अगर वंशानुगत तरीके से क्या चला आ रहा है। तो एक आपका लोकल कस्टम्स हो गया और दूसरा क्या हो गया, पर्पस हो गया कि जो टेनेंसी है, राइट ऑफ टेनेंसी है, अगर उसे मान लेते हैं किस पर्पस से, रेंट कलेक्ट करने के पर्पस से है, तो वो जो पर्सन है वो क्या है, टेन्यूर होल्डर है। और अगर मान लेते हैं कि ये जो टेनेंसी है, ठीक है, जो टेनेंट है वो क्या कर रहा है, रेंट को, मींस जो भूमि है उसे होल्ड करके रखा है और बदले में उसके लिए क्या है, रेंट पे कर रहा है और उसमें खुद से खेती कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक रैयत कहलाएगा। वही चीज हम यहां पे देखेंगे। तो ऑलमोस्ट आपको अभी तक इतने एक्सप्लेनेशन में समझ में आ गया होगा। तो रैयत क्या है, तो 6 के सब क्लॉज 1 में रैयत को डिफाइन की गई है। या फिर आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि रैयत जो है वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है या फिर सेक्शन 6 में क्या है। तो रैयत आपका किस में डिफाइंड है, सेक्शन 6 में। ठीक है, या फिर सेक्शन 6 में क्या है, रैयत के बारे में दी गई है। तो रैयत कौन है, तो रैयत वो लोग हैं, मींस एनी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द राइट टू होल्ड द लैंड, कि जिसने भूमि को एक्वायर करने का अधिकार जो है वो प्राप्त किया है। लेकिन किस पर्पस से, फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग इट, ठीक है, खेती करने के पर्पस से। किसके द्वारा, तो वो खुद से खेती कर सकता है, अपने परिवार के साथ खेती कर सकता है, या फिर उसमें किसी दूसरे को, ठीक है, काम में लगा करके, सर्वेंट्स को लगा करके खेती कर सकता है। तो किसी भी केस में बस पर्पस क्या होना चाहिए, अगर वो खेती कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक रैयत कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। अब ये जो रैयत का अधिकार है ये आपका सेक्शन 6 में ही दिया हुआ है कि ये आपका क्या होगा, सक्सेसर इन इंटरेस्ट, मतलब ये आपका वंशानुगत होगा। एंड इंक्लूड्स द सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, कि जो भी पर्सन आपका अभी वर्तमान में एक रैयत है, तो ये जो आपका रैयत का अधिकार है, ठीक है, ये अधिकार आपका क्या है, वंशानुगत है, ये आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें फिर से आपका क्या है कि मुंडारी खुटकट्टीदार जो है इसे इंक्लूड नहीं की जाएगी, ये आपका अलग से है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहां पे आपका पर्पस दिया हुआ है कल्टीवेटिंग इट, मतलब खेती करना है,
तो क्या सिर्फ फसल उगाना उसी को खेती बोला जाएगा? तो यहां पे इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्या एक्सप्लेन की गई है कि अगर कोई एक टेनेंट है वो अपने भूमि में, ठीक है, खेती कर रहा हो, लेकिन इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि उस भूमि में क्या कर रहा हो वो, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या फिर मान लेते हैं उससे फल फूल कंद मूल ये सारी चीज गैदर कर रहा हो, तो भी वो क्या कहलाएगा? खेती के पर्पज से कहलाएगा कि भूमि जो है वो किस लिए है? तो खेती के पर्पज से। या फिर मान लेते हैं उसमें अपने मवेशियों को चराने के लिए उस भूमि का यूज कर रहा हो, तो भी वो भूमि क्या कहलाएगी? कि उस भूमि में क्या काम हो रहा है? कल्टीवेटिंग, वो भूमि आपका कृषि भूमि ही कहलाएगा। ठीक है, और वो उस भूमि को होल्ड करने वाला क्या कहलाएगा? एक रैयत कहलाएगा। ठीक है, यहां पे आपका सेक्शन सब 6 के सब क्लॉज 2, सेक्शन 6 का सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है कि एक पर्सन जो है वो आपका रैयत तब तक नहीं कहलाएगा, ठीक है, मीन्स अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ रैयत अनलेस ही होल्ड्स द लैंड आइदर इमीडिएटली, ठीक है, अंडर अ प्रोपराइटर, कि जब तक वो उस भूमि को डायरेक्टली कोई टेन्यूर होल्डर या फिर लैंडलॉर्ड या फिर प्रोपराइटर इसके डायरेक्टली अंदर हेल्ड नहीं करता हो। जो टेनेंट है आपका वो क्या है कि डायरेक्टली आपका इसके ऊपर बस एक ही मालिक होना चाहिए जिससे ये लगान पे करेंगे, और ये आपका कौन है? लैंडलॉर्ड, मतलब टेन्यूर होल्डर हो सकता है, लैंडलॉर्ड हो सकता है, प्रोपराइटर हो सकता है, और साथ में कोई मुंडारी खुदकट्टीदार हो सकता है कि कोई मुंडारी खुदकट्टीदार है वो भी अपने भूमि के अंदर क्या है? टेनेंट को इस्टेब्लिश मींस कर सकते हैं। तो ये सारे पर्सन, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रैयत बोलेंगे। उन्हीं लोगों को क्या बोला जाएगा? रैयत बोला जाएगा। और ये अगर अपने नीचे किसी को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अंडर रैयत कहलाएंगे। यहां तक क्लियर है कि अनलेस ही होल्ड्स द लैंड इमीडिएटली अंडर अ प्रोपराइटर और अ टेन्यूर होल्डर और अ मुंडारी खुदकट्टीदार। लैंड होल्डर हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आज के समय में लैंड होल्डर कौन है? सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, और ये थर्ड जो है 6 का सब क्लॉज 3, इसे तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेक्शन 7 में क्या है? तो सेक्शन 7 आपका डिफाइन करता है, ठीक है, खुदकट्टी प्राप्त रैयत को, और हम ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो वो रैयत जिसके पास क्या है? खुदकट्टी अधिकार प्राप्त है। तो मीन्स द रैयत हैविंग द खुदकट्टी राइट्स, ठीक है, मतलब क्या है इसका? मीन्स अ रैयत हु इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ, कि मीन्स कोई भी एक रैयत जो किसी एक भूमि के ऑक्यूपेशन में हो, मतलब कोई एक भूमि को होल्ड करके रख रहा हो, ठीक है, और हैविंग एनी सबसिस्टिंग टाइटल टू द लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम जंगल, कि मतलब क्या है कि यही रैयत जो है इसी ने जंगल, मतलब जंगल को साफ करके उस भूमि को खेती योग्य बनाया हो जिसे वो ऑक्युपाई कर रहा हो, या फिर इसके कोई पूर्वज जो है, ठीक है, उन्होंने उस भूमि को रिक्लेम किया हो, किससे? जंगल से। ठीक है, और उसके लिए वो कोई एक टाइटल होल्ड करके रखा हो, जैसे एक्ट बना था उसमें अधिकार जो दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के लोग को क्या बोलते हैं? खुदकट्टी प्राप्त रैयत बोलते हैं। ठीक है, तो अ रैयत इन ऑक्यूपेशन ऑफ और हैविंग एनी सबसिस्टिंग टाइटल, ठीक है, टू एनी लैंड विच इज रिक्लेम्ड फ्रॉम जंगल बाय द ओरिजिनल फाउंडर्स ऑफ द विलेज, और दे आर द डिसेंडेंट्स इन द मेल लाइन व्हेन सच रैयत इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली विच फाउंडेड द विलेज, कि वो क्या है कि वो उस परिवार के सदस्य हैं जिसके मूल किसी एक पूर्वज ने क्या है? विलेज को क्या किया था? फाउंड किया था, जंगल को साफ करके विलेज की स्थापना की थी। या फिर कोई एक डिसेंडेंट उस मेल लाइन में, वो क्या कहलाएगा? आपका खुदकट्टी प्राप्त रैयत, या फिर रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। ठीक है, और ये चीज आपका एक्सप्लेन की गई है कि कोई भी रैयत, ये आपका खुदकट्टी प्राप्त रैयत तब तक नहीं कहलाएगा जब तक जो आपका रिकॉर्ड बन रहा था, ठीक है, इससे पहले जो कानून बन रहे थे, और उस कानून में, ठीक है, जब मेंशन की जा रही थी तो उसमें अगर उसे एक खुदकट्टी प्राप्त रैयत के रूप में मेंशन नहीं किया गया हो, या फिर इसका जो भी प्रीडिसेसर है, इसके जो भी प्रीडिसेसर है, पूर्वज है, तो उनमें कोई भी एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास ये अधिकार है, कि मींस हु हैज हेल्ड सच लैंड और ऑब्टेन्ड अ टाइटल। तो ये टाइटल आपका किसके तहत मिलेगा? कोई ना कोई एक एक्ट के तहत मिलेगा जो उस जगह पे इंप्लीमेंट है। तो कोई भी एक्ट के तहत अगर उसने एक टाइटल ऑब्टेन किया हुआ हो कि हम जो है वो आपका उस परिवार के वंशज हैं जिस परिवार ने इस भूमि को साफ करके क्या किया? कृषि योग्य बनाया, तो उस तरह के रैयत को क्या बोला जाएगा? खुदकट्टी प्राप्त रैयत। यहां तक क्लियर है? और ये भी आपका क्या है? एक वंशानुगत अधिकार है। ये क्लियर है? अब यहां पे सेक्शन 2 में क्या किया गया है? इसी को प्रोटेक्ट किया गया है, जो मैंने ऊपर आपको समझाया कि कोई भी एक्ट जो उस जगह पे आपका इंप्लीमेंट था, तो अगर उस एक्ट में किसी भी एक रैयत को अगर खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के रूप में
दर्शाया गया है, दिखाया गया है, तो इस एक्ट के आने से उसके अधिकार में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नथिंग इन दिस एक्ट shall prejudicially affect the right of any person who has lawfully acquired the title of खुदकट्टीदारी टेनेंसी before the commencement of this act। कि इस एक्ट के आने से पहले कोई भी एक रैयत है जिसने ये अधिकार प्राप्त किया हुआ हो किसी भी एक एक्ट के तहत, तो उसके अधिकार में इस एक्ट के आने से कोई परिवर्तन या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लास्ट आपका क्या है, मुंडारी खुदकट्टीदारी। तो सेम चीज है आपका कि कोई भी एक भूमि, जो भूमि आपका जंगल भूमि या फॉरेस्ट लैंड था, बंजर भूमि है, ठीक है, इस भूमि को साफ करके इस भूमि को क्या है, कृषि योग्य बनाया गया। और ये किसके द्वारा बनाया गया, तो कोई मुंडा के द्वारा बनाया गया, और उसने इसी जगह पे क्या है, गांव की स्थापना की। तो इस तरह की भूमि को हम क्या बोलेंगे, मुंडारी खुदकट्टीदार, ठीक है, मुंडारी खुदकट्टीदारी भूमि। और उस मुंडा को क्या बोला जाएगा, ठीक है, जो अधिकार प्राप्त होगा इस टीनेंट को क्या बोला जाएगा, तो ठीक है, मुंडारी खुदकट्टीदार। तो मुंडारी खुदकट्टीदार इसका मतलब क्या है कि एनी मुंडारी और मुंडा हु हैज एक्वायर्ड द राइट टू होल्ड द जंगल लैंड, जिसके पास अधिकार है जंगल भूमि को होल्ड करने का, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग सुटेबल पोर्शन देयर ऑफ अंडर कल्टीवेशन, कि इसमें से मैक्सिमम पोर्शन को किसमें, खेती के रूप में लाने के अंतर्गत या फिर खेती में कन्वर्ट करने के अंतर्गत। ठीक है, कौन, बाई हिमसेल्फ, की वही जो मुंडा है उसने खुद उसे लेकर के आया, या फिर उस, ठीक है, अभी जिसे देख रहे हैं उसके किसी भी पूर्वज ने उसे अगर, ठीक है, उस जंगल भूमि को साफ करके खेती के अंतर्गत लेके आया हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मुंडारी खुदकट्टीदारी भूमि। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत कौन कौन होंगे, तो एनी हायर्स मेल इन द मेल लाइन, ठीक है, ऑफ एनी सच मुंडारी, और वो ट्रांसफर होता रहेगा। इसके अलावा एज रिगार्ड्स एनी पोर्शन ऑफ सच लैंड which has remained continuously in possession of any of the मुंडा and its descendants in the male line, तो उस तरह के जो भी भूमि है उसे हम किस तरह की भूमि मानेंगे, तो उसे मुंडारी खुदकट्टीदारी भूमि मानेंगे। और उसमें जो खेती कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मुंडारी खुदकट्टीदार बोलेंगे। वो किस टाइप का टीनेंट कहलाएगा, मुंडारी खुदकट्टीदार टीनेंट कहलाएगा। तो ये आपका सेक्शन, ठीक है, 6, 7, 8 में आपका पूरा डिफाइन किया हुआ है, और चैप्टर 2 आपका, ठीक है, यहीं तक में खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लास को एंड करने से पहले हम एक, तो ठीक है, कोशिश करते हैं फिर से सेक्शन 4 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का और उसको और प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करने का, और हम एक आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में और सीएनटी एक्ट को हम आगे कैसे करेंगे। तो जैसे सेक्शन 4 हम देख रहे थे, तो सेक्शन 4 क्या था आपका, क्लासेस ऑफ, ठीक है, क्लासेस ऑफ टीनेंट्स, ठीक है, काश्तकारों का वर्ग, काश्तकारों का वर्ग, ये आपका किसमें है, पूरा का पूरा आपका, ठीक है, आपका सेक्शन, ठीक है, चैप्टर 2 के सेक्शन 4 में। अब ये जो सेक्शन है जिसमें क्लासेस ऑफ टीनेंट्स दी हुई है, तो इस चैप्टर में इस टीनेंट्स को क्या है कि टोटल कितने पार्ट में डिवाइड की गई है, 4 पार्ट में। तो पहला आपका कौन थे, टेन्यूर होल्डर, पहला कौन है, टेन्यूर होल्डर। नेक्स्ट आपका एक टाइप के टीनेंट के बारे में जिसके बारे में एक्सप्लेन की गई है, तो वो कौन है, रैयत। एक आपके क्लास ऑफ टीनेंट में एक आपके कौन है, रैयत। एक आपके कौन है, अंडर रैयत। एक आपके कौन है, अंडर रैयत। और एक आपका क्लासिफाई किया गया है, एक क्लास जो है वो आपका कौन सा है, तो एक आपका है खुदकट्टी, ठीक है, मुंडारी, ठीक है, मुंडारी खुदकट्टी दास, ये रैयत। तो कौन है, मुंडारी खुदकट्टी दास। और यही जो आपका सेक्शन 4 है, ये टेन्यूर होल्डर आपका सेक्शन 4 का सब क्लॉज 1 हो गया, रैयत आपका सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 है, ठीक है, अंडर रैयत आपका सेक्शन 4 का सब क्लॉज 3 है, और मुंडारी खुदकट्टीदार आपके सेक्शन 4 का सब क्लॉज 4 है। अब यही जो रैयत है, इन रैयत को और 3 पार्ट में बांटा गया था, जिसमें एक आपके कौन थे, तो एक आपका है ऑक्यूपेंसी रैयत। एक आपके कौन है, ऑक्यूपेंसी रैयत। एक आपका बोला गया कौन है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। और एक लास्ट आपका क्लासिफिकेशन था, ठीक है, खुदकट्टी प्राप्त रैयत। इट मींस रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, ठीक है, रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स।
तो ये पूरा क्लासिफिकेशन था आपका, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इसे देखें तो आपका ये जो ऑक्यूपेंसी रैयत है ये आपका सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए हो जाएगा। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 का ए, ये आपका बी है और ये आपका कौन सा है, सी है। और इसके बाद जो बाकी सेक्शंस थे 5, 6, 7, 8 उन्होंने क्या किया, इन्हीं को डिफाइन किया था। तो ये जो आपका टेन्यूर होल्डर है, टेन्यूर होल्डर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भूधारक। टेन्यूर होल्डर आपका हिंदी में क्या कहलाता है, भूधारक। और ये आपका डिफाइन किस में किया गया था, सेक्शन 5 में क्या दिया हुआ था, तो भूधारक टेन्यूर होल्डर का डेफिनेशन, ठीक है। सेक्शन 6 में आपको किसको डिफाइन की गई, सेक्शन 6 में, तो सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया था रैयत को, ठीक है। फिर आपका सेक्शन 7 में किसे हम डिफाइन किए थे, रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स या फिर खुदकट्टी प्राप्त रैयत, तो ये आपका किसमें डिफाइंड था, सेक्शन 7 में। और मुंडारी खुदकट्टीदार इसे कहां पे डिफाइन की गई, सेक्शन 8 में। यहां तक क्लियर है। तो ये तो हम ऑलरेडी अभी हम कर चुके हैं, साथ में इन पूरे का डेफिनेशंस भी हम लोग देख चुके हैं। हम नॉर्मली मैं जो बताना जा रहा हूं, तो हम ये बता रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं कि आने वाले क्लास में हम इस सीएनटी एक्ट में किन किन चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिससे हम मान लेंगे कि ये जो एक्ट है इस एग्जाम के पर्पज से भी काफी होगा। तो ये जो आपका टेन्यूर होल्डर है जो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है, तो इस टेन्यूर होल्डर के लिए एक सेपरेट चैप्टर है सीएनटी एक्ट में, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 3। कि चैप्टर 3 में पूरा का पूरा किसके बारे में हमको पढ़ना है, टेन्यूर होल्डर के बारे में। और ये आपका किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 15 तक ये किसके बारे में है, टेन्यूर होल्डर के बारे में। यहां तक क्लियर है। अब अगर हम इस ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में देखें, तो ऑक्यूपेंसी रैयत कौन है, द रैयत हु इज हैविंग द राइट टू ऑक्यूपाई द लैंड, कि वो रैयत जिसके पास लैंड को, भूमि को ऑक्यूपाई करने का अधिकार है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेंसी रैयत, जो आपके सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 के ए में डिफाइंड था, ठीक है। डेफिनेशन भी वही दी हुई थी। अब जो चैप्टर 4 है, ठीक है, चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 में पूरा का पूरा एलोबरेट प्रोविजंस है किसके रिगार्डिंग, ऑक्यूपेंसी रैयत के रिगार्डिंग। और ये कहां से कहां तक है, तो ये आपका सेक्शन, ठीक है, 16 से शुरू होकर के 36 तक जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 4 किसके बारे में है, ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में। फिर आपका आ जाता है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, तो पूरा का पूरा चैप्टर 6, ठीक है, चैप्टर 6, चैप्टर 5 छूट गया, चैप्टर 5 यहां पे है। चैप्टर 6 में आपका किसके बारे में दिया हुआ है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, जो आपका सेक्शन 38 से लेकर के 42 के बीच में किसे डिफाइन की गई है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को। सेक्शन 7 में क्या डिफाइंड था, ठीक है, रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स या फिर खुदकट्टी प्राप्त रैयत, खुदकट्टी प्राप्त रैयत। और ये आपका इसके बारे में डिटेल्ड प्रोविजन हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसमें, चैप्टर 5 में। और ये चैप्टर 5 में आपको सिर्फ एक सेक्शन मिलेगा, सेक्शन 37। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आपका कौन है, मुंडारी खुदकट्टीदार, कहां पे डिफाइन किया गया है इसे, ठीक है, सेक्शन 8 में इसे, ठीक है, डिफाइन की गई है। और इसी के रिगार्डिंग मुंडारी खुदकट्टीदार, इसके रिगार्डिंग पूरा एलोबरेट प्रोविजंस है, कहां पे, तो चैप्टर 18 में। इस चैप्टर में मुंडारी खुदकट्टीदार के बारे में दी गई है, तो चैप्टर 18 कहां से कहां तक, तो सेक्शन 239 से लेकर के 256 तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मुंडारी खुदकट्टीदार के बारे में। तो अगर हम इन चैप्टर्स को कर लें, जैसे आपका टेन्यूर होल्डर चैप्टर 3, ठीक है, ऑक्यूपेंसी रैयत चैप्टर 4, ठीक है, रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, खुदकट्टी प्राप्त रैयत चैप्टर 5, ऑक्यूपेंसी रैयत चैप्टर 6, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा है, मुंडारी खुदकट्टीदार, ठीक है, प्राप्त रैयत या फिर मुंडारी खुदकट्टीदार के बारे में चैप्टर 18। ये सारा करने के बाद कुछ सेपरेट चैप्टर्स हैं जो इन्हीं से रिलेटेड है सारे से, कि कोई भी अगर एक ऑक्यूपेंसी रैयत हो, टेन्यूर होल्डर हो, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हो, कोई मुंडारी खुदकट्टीदार हो या फिर खुदकट्टी प्राप्त रैयत हो, तो उस वो लोग जो अपना भूमि का हस्तांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो भूमि का हस्तांतरण, ठीक है, चैप्टर 8, ठीक है, चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में आपका क्या है, लीज एंड ट्रांसफर्स। अगर हम शॉर्ट में बोले तो ये क्या है आपका, लीज एंड ट्रांसफर्स। तो लीज, और जो आपका कहां से कहां तक है, तो सेक्शन 44 से लेकर के 51 तक। तो इस चैप्टर को हमें देख लेना होगा कि कोई भी अगर एक रैयत है तो वो अपने भूमि का हस्तांतरण कैसे कर रहा हो, क्योंकि सीएनटी एक्ट क्या करती है, इसी चीज को प्रोटेक्ट करती है कि भूमि का हस्तांतरण जो है वो किसी ऐसे इंसान को नहीं होना चाहिए जो आपका सीएनटी एक्ट के अंदर अलाउ नहीं किया गया हो। और ये सारा किसमें है, चैप्टर 8 में। फिर चैप्टर 9 में, ठीक है,
चैप्टर 9 में क्या है आपका? तो चैप्टर 9 में आपका दिया हुआ है रेंट। चैप्टर 9 में क्या है? रेंट, लगान, कि जो भी आपका रैयत है, तो सेटलमेंट ऑफ रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जब प्रिपेयर की जा रही थी, तो रेंट किस तरीके से निर्धारित थी, रेंट क्या था, किस तरीके से होगा, कैसे पे करना होगा, ये आपका चैप्टर 9 में दिया हुआ है, जो आपका 51A से शुरू होकर के 63 तक जाता है। तो ये चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर है आपका 9A, जिस चैप्टर में सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड के बारे में बात की जाती है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कि कोई भी एक परती भूमि है, बंजर भूमि है, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। और इसमें दो सेक्शन है आपके, 63A और 63B। और इसके अलावा हम देखेंगे आपका चैप्टर 12, और थोड़ा सा अगर रहेगा तो 15 इसी के साथ देख लेंगे, 12 और 15। ठीक है, इन दोनों में आपका क्या दिया हुआ है? तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और सेटलमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और सेटलमेंट ऑफ रेंट, इसके बारे में दी हुई है चैप्टर। और ये आपका, ठीक है, सेक्शन मतलब चैप्टर 12 जो है वो आपका 80 से 100 के बीच में है, और फिर चैप्टर 15, तो इन दोनों में आपका दिया हुआ है सेटलमेंट ऑफ रेंट के बारे में। एक आपका 12 में मेनली रैयत के बारे में दिया हुआ है, और 15 में आपका ग्राम प्रधान और वो लोग भी आ जाते हैं। और इसके अलावा हम एक चैप्टर 17 देख लेंगे, ठीक है, जिसमें लिमिटेशंस के बारे में बात की गई है, परिसीमन। ठीक है, जो आपका सेक्शन 230 से लेकर के 238 तक में है। और लास्ट एक चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर, ठीक है, 18, जो यहीं पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 17 के बाद चैप्टर 18, और इसी के साथ हम सीएनटी एक्ट को क्या करेंगे? एंड करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पर्पस से मोर देन सफिशिएंट होगा, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके इसी में फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक और कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।